हेलो एवरीवन। आज हम अपनी मुस्लिम लॉ की रिवीजन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने हिंदू लॉ की रिवीजन की है और मुस्लिम लॉ की एक क्लास हुई थी, उसकी दूसरी क्लास में अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके पीछे ये रीज़न है, मेरी फैमिली मेम्बर एक हॉस्पिटलाइज थे, तो जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू इसको नहीं कर पाई। तो बट अब हमारी वीडियो अगेन जो है वो रेगुलर बेसिस पर आएंगी, तो अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन, अगर आप ड्यू LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे अवेलेबल है और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ इद्दत तक करा था। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है मुस्लिम लॉ की तो आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि उसी को जहाँ मैंने छोड़ा था उसको ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपको इसकी क्लास के रिगार्डिंग कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं डॉवर की। तो ये इसको मेहर बोलते हैं। तो डॉवर जनरली क्या होता है, अगर हम इसका बहुत ही बेसिक मतलब देखें तो ये एक होता है कंसिडरेशन। जैसे हमने बात की मुस्लिम मैरिज क्या है? मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कंसिडरेशन अमाउंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह मुस्लिम लॉ में जो है वो कंसिडरेशन मैरिज की, तो ये क्या होती है, ये हस्बैंड के थ्रू वाइफ को पे की जाती है। तो ये सम ऑफ मनी होता है एज अ कंसिडरेशन, जिसे हम डॉवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डॉवर एक्सप्रेसली फिक्स भी हो सकता है, और समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे मेंशन होता है, जिस टाइम मैरिज हो रही होती है उस टाइम भी उसको मेंशन किया जाता है। तो ये जिस टाइम मैरिज होती है उस टाइम से मेंशन करना ज़रूरी होता है ये डॉवर। तो ये वाइफ को दिया जाता है। और मुस्लिम्स में जो मैरिज होती है उसमें समटाइम्स डॉवर जो है उसे पहले या बाद में कभी भी फिक्स किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही फिक्स करना है। तो यहाँ पर भी जो शिया और सुन्नी, इनको लेके थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। जैसे हनाफी जो है, हनाफी में मिनिमम अमाउंट 10 दिरहम जो है वो फिक्स किया गया है। मलिकिस में क्या है, 3 दिरहम्स फिक्स किया गया है। तो जैसे हम शिया लॉ की बात करते हैं तो शिया लॉ में मिनिमम जो है वो डॉवर अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। बट अगर हम देखें कस्टमरीज में देखा जाए, एक प्रॉपर और कस्टमरी में कितना है कि मिनिमम 500 जो है वो होना ही चाहिए दिरहम्स, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो डॉवर जो है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैरिज के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि वाइफ को पे किया जाए, और उसके मतलब मैरिज के बाद। तो अगर मान लो डॉवर अमाउंट इन केस वाइफ डिमांड करती है और हस्बैंड उसे नहीं पे करता, तो वो उसके साथ मैरिज कंज्यूमेटेड होने के लिए भी रोक सकती है, खुद मतलब मना कर सकती है। तो इसमें जो है ये डॉवर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि स्पेसिफाइड जो डॉवर होती है जिसे मेहर मुसम्मा बोलते हैं। तो इसमें हम एक टाइप देखते हैं प्रॉम्प्ट का और दूसरा देखते हैं डेफर्ड का। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये मैरिज के टाइम पे इमीडिएटली पे की जाती है और उसी प्लेस पे। तो ये जो है ये डिमांड पे की जाती है, और अगर उसकी डिमांड नहीं भी की गई है तो वो जो है आगे के टाइम पे डिमांड नहीं की गई है तो वो आगे डिले हो सकती है कि चलो बाद में पे कर देंगे। तो मेहर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे कि डेफर्ड डोहर। तो मुस्लिम वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे ये जो दूसरी लैंग्वेज के वर्ड हैं ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे उर्दू के, तो आप इनको देख सकते हैं। इनके चांसेस कम है आने के, तो सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो यहाँ पे ये कब पे होता है डेफर्ड, जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है, यानी कि डिवोर्स होता है। तो या तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए, ठीक है, और डेथ हो जाए, मैरिज ब्रेक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो वाइफ जो है यहाँ पे क्या है, तब ये पे किया जाता है। और द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ डॉवर अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड। अगर वो स्टिपुलेटेड नहीं है, उसके रिगार्डिंग कोई शर्त वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो डोवर जो है ये होती है, और इसके साथ कुछ कस्टमरीज जो है, जैसे हमने बात किया, हम बात करते आ रहे हैं कि कस्टम जो है यहाँ पे कस्टमरी चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा है। जितने भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट हैं और जितने भी हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक्सेप्शन तो नहीं भी कह सकते, बट जो कस्टमरी हमारे कस्टम्स होते हैं वो इसमें हमेशा प्रेवेल करते हैं। अगर कस्टम हमें किसी चीज़ को गवर्न कर रहा है और वो प्रैक्टिस में है, तो
तो चाहे वो इसमें लिखा हो तो वो उसके ऊपर प्रेवेल कर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे अब हम करेंगे यहाँ पे डिवोर्स के बारे में। तो जब हम डिवोर्स करेंगे तो विमेन जो है वो सेपरेट होती है तलाक के थ्रू, इला, ज़िहर, खुला, जैसे यहाँ पे आपको ये वर्ड विजिबल होंगे। तो ये जो है, अब इसकी शादी के बाद जो विमेन है वो रीमैरी यानी दोबारा शादी कर सकती है। अब इसके साथ एक चीज़ और है, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू पर्सनल लॉज है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, दोनों लॉज में एक चीज़ कॉमन क्या है कि जो विमेन है वो सिर्फ एक शादी कर सकती है, और हिंदू लॉ में क्या होता है, मैन और विमेन दोनों ही एक शादी कर सकते हैं। बट मुस्लिम लॉ में अगर आप देखेंगे तो मैन जो है वो 4 शादी कर सकता है। अब देखिए इसमें जब डिवोर्स को, यहाँ पे तलाक, ये उर्दू के ही वर्ड है, डिवोर्स इंग्लिश का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मुस्लिम लॉ में जो तलाक का क्या मतलब होता है कि मैरिज को आप रेपुडिएट कर रहे हो और बाय हस्बैंड। यहाँ पे बाय हस्बैंड का रोल मुस्लिम में क्या है कि जो डिवोर्स है, डिवोर्स को लेके ज़्यादातर जो राइट्स हैं वो सिर्फ हस्बैंड के पास है। इसमें जो ट्रिपल तलाक की जजमेंट है, तो अभी हम उस जजमेंट को नहीं देखेंगे। तो उस जजमेंट से, हालांकि उसको जो है ट्रिपल तलाक को इतना नहीं माना गया है, उसके रिगार्डिंग ही वो जजमेंट है, बट स्टिल अभी हम उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो मुस्लिम होते हैं, हस्बैंड जो है वो पूरी तरह से साउंड माइंड होना चाहिए, और उसने जो है वो प्यूबर्टी की एज जो है उसको अटेन किया होना चाहिए, तभी वो तलाक जो है वो प्रोनाउंस कर सकता है। तो मुस्लिम लॉ में आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पे एक जो एज है, एज ऑफ मैरिज, वो स्पेसिफाइड नहीं की गई है, एक पर्टिकुलर एज नहीं बताई गई है। जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है वो है प्यूबर्टी। तो यहाँ पे प्यूबर्टी जिस एज में अटेन की जाती है उस एज को यहाँ पे कंसिडर किया है फॉर मैरिज। तो इस प्रोनाउंसमेंट के बेस पे और ये किस तरह से इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे अब आपकी जो डिवोर्स है, तलाक है, वो 2 तरह से है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत यानी बेन। तो जो तलाकुल सुन्नत है वो रिवोकेबल तलाक है। रिवोकेबल तलाक यानी कि वो रिवॉक की जा सकती है। रिवॉक कैसे की जा सकती है, मान लीजिए तलाक अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, अगर पॉसिबिलिटीज़ है हस्बैंड और वाइफ में कि वो दोबारा से रिकनसाइल हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो सकती है, रिकनसाइल होने के अगर चांसेस हैं तो यहाँ पे वो क्या होगी, वो रिवोक हो जाएगी। और तलाकुल बिद्दत क्या है कि इरिवोकेबल तलाक है। इरिवोकेबल तलाक क्या होता है, जिससे जो है तलाक हो गया, अब तलाक होने के बाद कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची है कि अब वो दोबारा से रिकनसाइल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ट्रिपल तलाक के बारे में आप देखिए यहाँ पे क्या करता है, इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट है, ठीक है। शायरा बानो एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो 3 प्रोनाउंसमेंट्स हैं, एक सिंगल तुहर और या एक सेंटेंस में तलाक 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 जो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये इरिवोकेबल होता है। अगर इसे एक साथ बोल दिया तो ये इरिवोकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वाइफ हैज़ टू देन ऑब्जर्व इद्दत, अगर ये 3 बार तलाक प्रोनाउंस हो गया देन वाइफ का इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, वो डिवोर्स शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे जो 2017 में शायरा बानो का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये वाली जो डिवोर्स की फॉर्म है, जो ट्रिपल तलाक डिवोर्स की फॉर्म है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं, समटाइम्स इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है या रिपील कर दिया जाता है, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब जैसे कि सिंगल जो है इरिवोकेबल डिक्लेरेशन, सिंगल इरिवोकेबल डिक्लेरेशन में क्या है कि ये क्या कंसिस्ट करता है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट। सिंगल प्रोनाउंसमेंट अगर हम इसको कहें तो सिंगल प्रोनाउंसमेंट यानी कि ये तुहर इस पीरियड में, जिस पीरियड में वो डिवोर्स दे रहा है, तो ये क्लियरली क्या इंडिकेट करता है, एक प्रोनाउंसमेंट ये इंडिकेट करता है आपकी इंटेंशन को, कि आप क्या कर रहे हो, आप डिवोर्स चाह रहे हो, आप मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हो। द वर्ड इज डिसॉल्व द मैरिज, ओनली इंटेंशन, ये वर्ड सिर्फ इंटेंशन शो कर रहा है और ऊपर वाला आपका वो डिवोर्स क्लियरली। इसके साथ आपको केस का नाम ध्यान रखना है, आपको हो सकता है बहुत अच्छे से याद हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो सामने आए थे। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम तलाकुल बिद्दत की बात करें तो ये जो तलाकुल बिद्दत है, ये जो तलाकुल बिद्दत के हमने 2 पॉइंट्स देखे, ये वाले, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे आपके रिकॉग्नाइज नहीं है शिया लॉ में, ठीक है। अगर मैं शिया लॉ की बात करूं तो ये शिया लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम ज़िहर। ज़िहर क्या होता है, ये इनकम्प्लीट डिवोर्स होता है। इसके साथ तो आप इसको, कुछ होते हैं ना जैसे सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं या कुछ हुक पॉइंट्स होते हैं, हुक स्टेप्स होते हैं, उस तरह से जब आप इनको अपने नोट्स बनाएं
तो उस तरह आप इनको ज़रूर लिखें कि ज़िहर का मतलब होता है इनकम्प्लीट डिवोर्स, ठीक है। तो जब हस्बैंड जो है अपनी क्या करता है, डिससेटिस्फैक्शन वाइफ के प्रति दिखाता है, एक विमेन को बताता है कि या तो वो ये डिससेटिस्फैक्शन किस तरह से दिखाता है कि मेरी तुम्हारी शादी जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हुई है, या जैसे कि वो अपनी वाइफ को ये कहे कि मैं तुम्हें अपनी मदर या सिस्टर की तरह देखता हूँ, या उसके साथ कोहेबिट होने के लिए रिफ्यूज़ कर दे। और यहाँ पे जब ये रिफ्यूजल चलता रहे, यानी कि उसके साथ कोहेबिट नहीं हो रहा है 4 महीने तक, 4 मंथ तक, तो यहाँ पे वाइफ क्या कर सकती है, वो क्या करेगी, वो क्या यहाँ पे वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल कर सकती है, और इसके साथ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जो है वो कोर्ट में फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे ज़िहर के केस में वाइफ के पास जुडिशियल डिवोर्स और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है वो इनकी रेमेडी होती है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म देखेंगे दैट इज खुला। खुला क्या होता है, यहाँ पे एक ये जो है ओनली ये एक ग्राउंड होता है, ये ऑप्शन जो है सिर्फ वाइफ के पास होता है। अब तक जितने भी हमने डिवोर्स देखे उसमें जो है वो हस्बैंड उन डिवोर्स को ले सकता है, बट यहाँ पे ये वाला जो डिवोर्स है ये वाइफ के पास है इसका राइट। तो खुला में क्या होता है कि कंसेंट होती है, या वाइफ के इंस्टेंट पे डिवोर्स होता है जिसमें वो एग्री होती है कि वो कंसिडरेशन देगी हस्बैंड को कि वो उसे रिलीज कर दे इस शादी के बंधन से। तो जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, हस्बैंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि खुला में वाइफ के पास से ऑप्शन होता है कि वाइफ हस्बैंड को ऑफर दे डिवोर्स के लिए। अगर हस्बैंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे वो इरिवोकेबल डिवोर्स हो जाता है। तो शिया लॉ जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। शिया लॉ क्या कहता है, खुला इज रिवोकेबल, खुला जो है वो रिवोकेबल है। खुला रिवोकेबल कैसे है, यहाँ पे इद्दत पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी जो इद्दत का पीरियड चलता है अराउंड 30 डेज, उस पीरियड में ये रिवोकेबल हो सकता है, और वाइफ जो है वो दोबारा से कंसिडरेशन जो है वो क्लेम कर सकती है, रिक्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड उसे रिवोक कर सकता है खुला को, यानी कि हस्बैंड के पास ये ऑप्शन है कि वो वापस से जो शादी है दोबारा से रिकनसाइल कर सकता है। अब हम देखेंगे मुबारक के बारे में। मुबारक के साथ आप यहाँ पे इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट आप समझ सकते हैं इसे, अगर हिंदू मैरिज एक्ट हम कर चुके हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में हम हिंदू लॉ कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट में जब हस्बैंड और वाइफ आपसे सहमति से डिवोर्स देना चाहते हैं, दोनों विलिंग है डिवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए, तो यहाँ पे जो है अगर ये एक बार एक्सेप्ट हो जाता है, वंस मुबारक इज एक्सेप्टेड देन इट बिकम्स इरिवोकेबल, वो इरिवोकेबल हो जाएगा और वाइफ इसमें बाउंड हो जाएगी इद्दत पीरियड के लिए, और इसमें कोई भी कंसिडरेशन जो है, इसमें कंसिडरेशन अमाउंट इस तरह से इसमें पेड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन पेड होता अगर हस्बैंड देता डिवोर्स, तो यहाँ पे वो दोनों को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट, ये म्यूचुअल कंसेंट है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या है, यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले जो मैरिज है, जब वो एन्यूलमेंट होती है, मैरिज का एन्यूलमेंट होता है जुडिशियल डिक्री के थ्रू, तो यहाँ पे वाइफ जब यहाँ पे इस तरह से कोई भी जो मैरिज है वो ब्रेक होती है, तो ये क्या कहलाती है, ये पक्ष कहलाती है। तो इसमें क्या है, इसके साथ आप यहाँ पे एक शारदा एक्ट भी याद रख सकते हैं। शारदा एक्ट में क्या है कि एक तरह से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेनिंग एक्ट है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा, यहाँ मैं फिर बता रही हूँ। तो वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेनिंग एक्ट जो है उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है कि डिवोर्स जो है वो ग्रांट किया जाता है हस्बैंड के इंस्टेंस पे, वाइफ के इंस्टेंस पे, हस्बैंड के इंस्टेंस पे नहीं। तो यहाँ पे अब क्या था इस एक्ट के थ्रू, तो इसमें क्या था कि कुछ ग्राउंड्स से सिर्फ वाइफ उन्हीं ग्राउंड्स पर जो है वो डिवोर्स दे सकती थी, जैसे कि इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं उन्हें। इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड है, यानी कि लियान, यानी कि फॉल्स चार्जेस ऑफ एडल्ट्री है। अगर हस्बैंड ने वाइफ पर फॉल्स चार्जेस ऑफ एडल्ट्री के लगाए हैं, तो यहाँ पे इस बेसिस पर भी पहले जो था वो वाइफ क्या करती थी, वो डिवोर्स के लिए बोल सकती थी। अब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बहुत मैटर करती है इसमें, कि यहाँ पे वो प्यूबर्टी की एज अटेंड की है या नहीं। अगर नहीं अटेंड की है तो वाइफ उसके बेसिस पे डिवोर्स के लिए कह सकती थी। बट अब अगर हम यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट देखें 1939 का, तो ये मुस्लिम जो वीमेन हैं उनको क्या कर रहा है कि वो एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ग्राउंड्स पर भी डिवोर्स के लिए जो है वो कह सकती है। आप यहाँ पे इनको जनरली रीड करेंगे, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर हस्बैंड जो है वो 4 साल तक लापता है, या यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, नेग्लेक्ट
यानी कि हस्बैंड जो है वो नेगलेक्ट कर रहा है या मेंटेनेंस 2 साल तक नहीं दे पाया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो अगर मैं इनको एक एक करके रीड करूँगी तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी और इसमें समझाने जैसा नहीं है। तो अब हम इसमें मेंटेनेंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो मेंटेनेंस जो है मुस्लिम लॉ में ये फॉलोइंग पर्सन जो है वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होते हैं: वाइफ, यंग चिल्ड्रेन और नेसेसिटस पेरेंट्स, और इसके अलावा अदर नेसेसिएट रिलेशंस विद द प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री जिसमें आप मैरिज नहीं कर सकते हो। तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की अगर हम बात करें तो वाइफ का जो मेंटेनेंस है वो प्राइमरी ऑब्लिगेशन है हस्बैंड के ऊपर कि वो वाइफ को मेंटेन करे, यहाँ पे। अब इसके साथ जो है मेंटेनिंग में यहाँ पे चिल्ड्रन, एज पेरेंट्स, ओल्ड एज जो पेरेंट्स हैं और क्लोज रिलेटिव्स ये सभी आएंगे। तो इसके साथ ही मेंटेनेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे सेक्शन 125 से लेकर 128 सीआरपीसी जो है वो 1973 सीआरपीसी 1973 का जो कोड है वो भी यहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस के बारे में बताता है। और जो मेंटेनेंस है वाइफ का, यहाँ पे वाइफ्स राइट ऑफ मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ के साथ साथ यहाँ पे सीआरपीसी भी इस पे एप्लीकेबल होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स वाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉज में बताया गया है, सेक्शन 123 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है। और इसके साथ ही मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ये तीनों एक्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। तो इसमें यहाँ पे मुस्लिम जो डिवोर्स विमेन है उनके बारे में बात की गई है, डिवोर्स्ड वुमेन। तो डिवोर्स विमेन के साथ यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, जैसे कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का है जो वाइफ टर्म इंक्लूड करता है, और वाइफ टर्म जो है वो लिखता है, और उस वाइफ टर्म में यहाँ पे डिवोर्स वाइफ जो है वो इंक्लूड होती है। और सेक्शन 125 जो है वो डिवोर्स वाइफ में मुस्लिम जो है डिवोर्सी को भी इंक्लूड करता है। सेक्शन 127 का क्लॉज 3, 127 का क्लॉज 3 जो है यहाँ पे वो मुस्लिम जो डिवोर्स्ड वाइफ है उनको भी इंक्लूड करता है। तो डिवोर्स जो वुमेन है यहाँ पे क्या होगा कि कब तक उसको मेंटेनेंस मिलेगा, या एक इसमें स्टिपुलेशंस बताई गई हैं, कंडीशंस बताई गई हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो विमेन है अगर वो रीमैरिड दोबारा शादी कर लेती है तो उसको यहाँ पे उसका मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा। और जो विमेन है मान लो पूरा जो पर्सनल लॉ या कस्टमरी लॉज में अगर वो यहाँ पे ले रही है, मान लीजिए मुस्लिम लॉ में अगर यहाँ पे विमेन को मेंटेनेंस मिल रहा है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉज में, तो ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी में भी वो जाएगी और मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स में भी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर एक एक्ट में मिल रहा है उसको तो वो एक ही जगह लेगी, हर जगह से नहीं ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कुछ तरह से ये हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इन केस वाइफ को लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो वो विमेन है वो डिवोर्स के बाद जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं लेने से मना भी कर सकती है, अपना मेंटेनेंस सरेंडर कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद अहमद खान, यहाँ पे विजिबल है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा। तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस है, ये 1985 का केस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिट्रेट किया था और ये बोला था कि डिवोर्स जो मुस्लिम विमेन है जब तक वो शादी दोबारा नहीं करती है, एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शन 125 के थ्रू जो अपने फॉर्मर हस्बैंड से, अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस देने के लिए जो है एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स में यहाँ पे आप एक वक्फ वर्ड देख सकते हैं, वक्फ, और इसके साथ एक मुतावली वर्ड जो होता है वो आता है, मुतावली। वो वाली स्लाइड इसमें ऐड नहीं है बट आप इसको लिख लीजिए। मुतावली जो होता है वो मैनेजर होता है यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉज का। तो ये कुछ इस तरह से वर्ड हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझे लगेगा कि कुछ और रह गया है मुस्लिम लॉ में तो वो मैं जो है जल्द से जल्द कोशिश करूँगी इसकी भी वीडियो अपलोड करें। अदरवाइज जितना इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिया है। स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।